ऐसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी महिला सशक्तिकरण की मजबूत आवाज आज महाराष्ट्र की धरती पर एक नए वरदान के रूप में आप सबके बीच में आई है, डॉक्टर रुमा देवी जी चौधरी साहब हमारे सभी के मार्गदर्शन करते रहते हैं। और सम्मानित मंच, आज के प्रोग्राम में पधारे हुए सभी भाई बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। वैसे तो ये जगह मेरे लिए नई है, आप लोगों से पहले मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन आज आप इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे महाराष्ट्र में आए हैं अपने कामकाज के सिलसिले में, या पहले अपने पूर्वज यहाँ आए होंगे। लेकिन हम सभी यहाँ महाराष्ट्र में आने के बाद में सिर्फ एक परिवार नहीं रहा, हमारा पूरा समाज बन गया। तो इसी तरीके से संगठन में ही शक्ति है। मैं मेरी बहनों से ये कहना चाहूंगी, आपके अंदर जो हुनर है उसके बलबूते आप अपनी बहनों को साथ में लेके आगे चले। क्योंकि जब मैंने काम की शुरुआत की, मैं सिलाई कर रही थी जब बैग की, तब मेरे पास में और बहनें आई। उन्होंने बोला कि आप तो काम कर रहे हो लेकिन हमें भी काम की जरूरत है। अगर मैं उस दिन उन बहनों को काम नहीं देती, मैंने तो ये सोचा मेरे पास में काम पीछे है या नहीं है वो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन ये मेरे पास में आई है तो मुझे इनको काम जरूर देना है। अगर मैं उनको काम नहीं देती तो आज आपके सामने नहीं होती, मैं भी अकेली घर में सिलाई कर रही होती। तो हमेशा सोच बड़ी रखनी है। अभी यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी कि क्या क्या काम हो रहे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, क्या आप लोग अभी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। क्योंकि अभी मैं आपसे मिली नहीं हूँ, इसलिए आपसे पर्सन करूंगी और आपसे जानूंगी, फिर अपन मिलके यहाँ पे कैसे कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं उस पर विचार करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ इतनी दूर आई हूँ आपके बीच में, तो कुछ न कुछ अपन यहाँ से ऐसा काम करेंगे ताकि आप लोग भी काम से जुड़े रहेंगे और इस यहाँ की जो कला है या कोई भी आप खेती का काम कर रहे हैं, खाद्य सामग्री है, इसको हम कैसे विश्व स्तर पर लेके जाए और महाराष्ट्र के जो समाज की बहनें हैं वो क्या क्या यहाँ से कर सकती है, उनके लिए हम काम करेंगे। मंगल जी ने जब बोला कि वहां पे 22 गांव जाटों के हैं, मैंने कहा ये तो कभी सुना ही नहीं था, लेकिन बहुत खुशी हुई। ठीक है, सफर थोड़ा सा लंबा था। कल मैं उत्तराखंड में थी तो मेरी फ्लाइट रद्द हो गई वहां से, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था। पहले वो हेलीकॉप्टर से आना था, वो कैंसिल हो गया, फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई, फिर रात को दिल्ली पहुंचे 11 बजे और सुबह की फ्लाइट लेके आपके बीच में आई। लेकिन मेरा सफर लंबा नहीं था। अभी मैं सुन रही थी आप भी 3, 4, 5 घंटे के सफर कर करके यहाँ पे पहुंचे हैं और मंगल जी भी इतनी दूर से आए हैं। तो इस तरीके से ये एक हमारी भावना जुड़ी हुई थी, इसलिए हम एक प्लेटफॉर्म पे आज इकट्ठा हुए हैं। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी काम बर्डन नहीं है, ये हमारी खुशी है और इसलिए हम कर रहे हैं। और ये जब काम हम खुशी से करते हैं तो वो सफल जरूर होता है। आज सभी लोग इतना स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंचे हैं, तो हमें कुछ न कुछ यहाँ से रिजल्ट लेके आना है, तभी आज का जो प्रोग्राम है वो सफल हो पाएगा। अभी कुछ बातें मेरे बारे में मन से बताई गई, कुछ वीडियो के थ्रू बताई गई, लेकिन मैं आपको मेरे मुंह से ही बता देती हूँ कि किस तरीके से मैंने काम की शुरुआत की और किस तरीके से मेरा बचपन रहा। जब मैं 4 साल की थी तो मेरी माता जी का देहांत हो गया, क्योंकि गांव में इतनी हॉस्पिटल की फैसिलिटी थी नहीं। जब मेरा छोटा भाई हुआ तो मम्मी और भाई दोनों नहीं बचे। उसके बाद में 8वीं में स्कूल छूट गया क्योंकि काम की जिम्मेदारी थी और पानी की हमारे रेगिस्तान में हमेशा कमी रही। तो उस समय मेरे पास में बैलगाड़ी होती थी और बैलगाड़ी से पानी लाने का काम करती थी। जब भी समय मिलता तो दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम जरूर सीखती, क्योंकि पहले हर माँ अपनी बेटी को अपने हाथ से कुछ न कुछ ऐसा बना के देती ताकि उसको ससुराल में जब माँ की याद आए तो वो अपनी सिंदूक खोल के वो प्रोडक्ट देख के ही तसल्ली करती थी। आजकल तो फोन आ गया तो इसकी जरूरत नहीं है, बात कर लेती है सीधी, लेकिन
वो एक वैल्यू अलग थी। तो ऐसे ही मेरी दादी बनाती थी घर में, तो मैंने भी उनसे सीखा। और 16-17 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में था नहीं। शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा बेबी हुआ, तो उसको भी सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत थी, अच्छी मेडिसिन की जरूरत थी, लेकिन मैं उसको नहीं दिला पाई और उसको नहीं बचा पाई। उस समय मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिंदगी से हार चुकी थी। कि मैंने कहा पहले बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, फिर बच्चे का, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीने, ऐसे नेगेटिव विचार आने लगे। फिर एक समय ऐसा लगा कि ऐसी जिंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। लेकिन एक कम पढ़ी लिखी गांव की महिला, आप सोच सकते हैं क्या करे, कहीं प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलता, गांव में तो झाड़ू पोछे का काम भी नहीं मिलता। तो उस समय मैंने ये सोचा कि कसीदाकारी का काम तो मुझे आता है, क्यों ना मैं सुंदर बैग बनाऊं, जो महिलाएं मायके जाएगी तो बैग जरूर लेके जाएगी। तो ये सोच के 2008 में मैंने सुई धागा हाथ में लिया। अब कसीदाकारी का काम था वो तो हाथ से कर लिया, लेकिन उसकी स्टिचिंग जो सिलाई थी वो मशीन से होनी थी। मशीन मेरे पास थी नहीं और ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी। फिर सोचा कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से समस्या मुझे आ रही है ऐसी मेरी और भी बहनों को होती होगी, क्यों ना हम मिलके करें। तो अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया और 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड पुरानी मशीन खरीदी और वहां से काम की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी समस्या खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 10 बहनों के लिए काम कहाँ से आएगा, इतने बैग तो कोई खरीदेगा नहीं। तो मैंने इधर उधर पता किया कि कैसे हम इस काम को और आगे बढ़ाए। तो ग्रामीण विकास योजना संस्थान है, इसके बारे में किसी ने बताया कि आप उनसे जाके मिलिए, वो महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो वहां हम 2-3 महीने इकट्ठे होके गए, संस्थापक से मिले और हमने कहा हमारा समूह बना हुआ है और हमें काम की जरूरत है। तो वो असम्मित रह गए, उनको विश्वास नहीं हुआ कि हम इतने सालों से महिलाओं को काम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज महिलाएं खुद आके काम के लिए बोल रही है। ये आज आएंगे कल नहीं आएंगे, ऐसे ही आए होंगे, मतलब उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर हमने कहा नहीं, हमें काम की जरूरत है और हम इसीलिए आए। तो हमें सैंपलिंग का काम दिया। जब सैंपल अच्छे बने तो 3 दिन का ऑर्डर का काम दिया कि ये आप करके लेके आइए। तो वो जो 3 दिन का ऑर्डर का काम मिला, इतनी खुशी हुई, हम घर जाके काम पे बैठ गए और सुबह वापस आए तो उनको लगा कि इनसे काम हुआ नहीं, ये आ गए। मैंने कहा हम काम पूरा करके लेके कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे मेरी गांव की ग्रेजुएशन होता कहाँ है, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो कि नहीं, जो मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ऐसी जगह पे बड़े बड़े हैंडीक्राफ्ट्स के मेले लगते हैं, वहां पे आपके प्रोडक्ट सेल होंगे। अब मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक तो हम कभी गए नहीं, और सबसे पहले घर वाले भेजेंगे नहीं, हमें तो हिंदी भी नहीं आती है, मारवाड़ी में हम बात करें। लेकिन जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे पास में इनविटेशन आया कि हम हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे आपको इनवाइट कर रहे हैं, मैंने कहा मैं क्या करूंगी वहां जाके, कैसे बच्चों से बात करूंगी, क्या उनको सिखाऊंगी। उनका 1 महीना तक वापस जवाब नहीं दिया। वापस उनका मेल आया कि ये प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए है, यहाँ के बच्चे इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं। अगर वो जानते हैं तो कितना मेट्रो सिटीज के बारे में, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो इनको जानना है, और इसीलिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। एक साथ में था कि खुद की टिकट लेके जाना है, रहने का अरेंजमेंट खुद करना है। अब जो हार्वर्ड में जाएगा वो तो सक्षम जाएगा, लेकिन मैं अगर जाती तो पीछे काम कैसे करती, मैं 10 लाख रुपए वहां कैसे खर्च कर पाती। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है। उसी समय मुझे बॉम्बे में जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल रहा था, और जब बजाज ग्रुप को पता चला कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, हमारे बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिलते और आप जा नहीं रहे, छोड़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने मेरी टिकट बनवाई और रहने का सारा अरेंजमेंट किया। जब मैं हार्वर्ड पहुंची तो वहां का एजुकेशन लेवल, वहां के बच्चों की सीखने की इच्छा शक्ति, क्योंकि एक दिन तो मेरा स्पीच था, दूसरे दिन बच्चों ने बोला कि नहीं हम तो ये काम करेंगे, सुई धागा हाथ में लेके उन्होंने काम किया। तीसरे दिन भारतीय दूतावास में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर लोगों को बुलाया, और उन्होंने जब यहाँ की कला के बारे में सोचा समझा तो बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे और वहाँ की कला को यहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। तो ये बातें वहां जाने के बाद में पता चली। अगर मैं नहीं आती तो कितना सारा कुछ मिस कर देती। लेकिन
उसके बाद में मैंने वापस यहाँ आके ये ठाना कि वहाँ का एजुकेशन और हमारे यहाँ का एजुकेशन में बहुत फर्क है। तो जिस तरीके से मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, यहाँ पे भी बच्चों की स्कूल छूट जाती है, तो उनको हर साल 20 से 25 लाख रुपए है छात्रवृत्ति के रूप में वहाँ के बच्चों को दिया जाता है, ताकि उनके सपने टूटे ना और उनकी पढ़ाई जारी रख पाए। इस तरीके से जब मैं लंदन गई और वहां का लॉर्ड्स स्टेडियम देखा कि हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो संसाधनों की कमी है। मुझे कुछ करना है वहां जाके। 2 साल उस पे मंथन चला और उसके बाद में स्टेडियम का नक्शा तैयार हुआ और लगभग 12 से 15 करोड़ की लागत से स्टेडियम तैयार होगा और उसका काम अभी वहां पे चल रहा है। इसी तरीके से एक दिन मेरे पास में कॉल आया केबीसी से कि हम सोनी चैनल से बोल रहे हैं और आपको केबीसी में इनवाइट कर रहे हैं। मैंने, क्योंकि हमारे पहले लाइट भी नहीं थी तो टीवी भी नहीं थी, ज्यादा जानकारी थी नहीं, लेकिन थोड़ा सा कौन बनेगा करोड़पति के बारे में सुना हुआ था। तो मैंने कहा वहां तो पढ़े लिखे लोग जाते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है, मैं वहां जाके क्या करूंगी। तो मैंने कहा जरूर वो फेक कॉल ही आया होगा। नेक्स्ट डे और कॉल आया कि हम जो समाज में अच्छा काम करते हैं उनको फ्राइडे को एज ए स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाते हैं और उसके लिए हमने आपको चुना है। तो मैंने कहा आप मेल भेजिए। फिर उनका मेल आया, उनकी टीम पहुंची बाड़मेर, 5 दिन तक शूट चला और उसके बाद में मुझे यहाँ पे बॉम्बे बुलाया गया और अमिताभ बच्चन जी के साथ में पूरा दिन शूट करने का मौका मिला। उन्होंने अपने कई अनुभव हमारे साथ में साझा किए। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो जर्नी में हमने अचीवमेंट किए हैं वो ऐसे आए। आज आप यहाँ पे बैठे ये सोच रहे होंगे हम कम पढ़े लिखे हैं, हम गांव से हैं, हम कभी बाहर नहीं गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने अगर मन में ठाना है कि मुझे कुछ करना है तो आप जरूर करिए। अपनी बच्चियों को शिक्षा और संस्कार दोनों देना है और हमेशा एक दूसरे का साथ देने का सोचना है, अपने लिए नहीं। क्योंकि हम अपने लिए अगर सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। अगर दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया तो अपने लिए काम अपने आप हो जाएगा। तो ये संकल्प हमें लेना है। मैं भाइयों से भी यही कहूंगी, क्योंकि कई आज युवा पीढ़ी है जो नशे की लत में चली जाती है या डिप्रेशन में चली जाती है। तो आप ऐसा बिल्कुल गलत कदम कभी मत उठाइए, क्योंकि हम जिंदगी में आए हैं, हमें मनुष्य जमाना मिला है और इसको जीने का हक हमें पूरा है। इसलिए कभी भी कोई समस्या है उसका डटकर सामना करना है, क्योंकि जिंदगी हमारी अनमोल है, जीवन हमारा अनमोल है। इसको देने का हक भगवान का है तो लेने का भी हक भगवान को ही दीजिए, अपने खुद के पास में मत रखिए कभी भी। ये सोच के अगर हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, कभी हमें बर्डन लगेगी नहीं। मैं तो कहती हूँ जब भी हमारे सामने समस्या आती है तो उसको पॉजिटिव सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक रास्ता बंद होगा तो 1000 रास्ते खुलेंगे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आप लोगों से क्वेश्चन जरूर करूंगी। आप दिल खोल के बताना कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके मन में क्या है। अभी आज आप आए हो यहाँ पे तो क्यों आए हो, क्या सुन के आए हो, आपको क्या सीख के जाना है, ये आप मुझे जरूर बताना। क्योंकि आप नहीं बताओगे तो मुझे कोई आइडिया नहीं आएगा कि आपके मन में क्या था। हमेशा मैं महिलाओं को एक संदेश देती हूँ कि महिला का सम्मान करे, सपोर्ट करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आप सभी लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया में तो हमारे कल्चर को बढ़ाया। और एक बड़ी बात जो शायद इन्होंने अपने बड़प्पन से नहीं कही, आप नीट कम टू मेरिटोरियस स्टूडेंट को लाखों रुपए की स्कॉलरशिप भी देती है जो बच्चे पढ़ते हैं। तो उसके लिए विशेष रूप से आपको बधाई कि बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख है मेरो मोल।